कहीं आप भी ईरानी 1 करोड़ रुपए वाला नोट तो नहीं खरीद चुके? जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। मुझे ये शक पड़ रही है कि ये जाली नोट भी इधर चल रहे होंगे। करोड़ से ऑब्सेशन बढ़ा है लोगों का। अगर चंद चंद हजार रुपए में करोड़ का लफ्ज लग जाए तो मेरा ना जिन ही मजा ले रहे हैं। जब भी चीजें सेटल होती हैं, जंग खत्म होती है, हो सकता है कि वो नोट ही बदल दें। अगर वो नोट बदला गया तो पाकिस्तान में तो वो कोई खर्च होगा नहीं। जज्बाती होकर अगर हम रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे तो फिर अब मैं समझता हूँ कि नुकसान उसका हम ही होगा। मैं इसको इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही नहीं कहूँगा। मैं इसे ये कहूँगा कि जैसे लॉटरी की टिकट खरीदने का कोई बंदा लॉटरी खेलता है ना, करोड़पति वाली तो बात आप भूल जाए। चंद 100 का परसेंट कितना? 5% का फर्क पड़ जाएगा, 2% का फर्क पड़ जाएगा, 3% का फर्क पड़ जाएगा। दुबई में फ्रॉड सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? हॉलैंड में एक जमाने में ट्यूलिप की जो जिसे आप कहते हैं इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई कि एक ट्यूलिप मकान की कीमत तक पहुंच गया। फायदा सर बेचने वालों को हो रहा है जो कहीं ना कहीं से मुझे तो ये लगता है कि उसकी ऑथेंटिकेशन भी, ये बहुत सारे तो जल्द ही कहीं ना सर्कुलेशन में हो। उनको तो मैं यही कहूंगा कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट प्लेस कि जहां आप 2, 3, 4 हज़ार रुपए से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कहीं आप भी ईरानी 1 करोड़ रुपए वाला नोट तो नहीं खरीद चुके? वो नोट जिसकी ऑफिशियली कीमत अगर देखा जाए मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2200 पाकिस्तानी रुपए है, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो पाकिस्तानी अवाम धड़ाधड़ वो नोट खरीद रही है 8,000, 10,000, 12,000 रुपए देके, और ये सोच रही है कि वो दिनों में करोड़पति बनने वाले हैं। तो इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए कि क्या पाकिस्तानी अवाम, हर बच्चा बड़ा जिसके पास ईरानी 1 करोड़ वाला नोट है, वो पाकिस्तानी 1 करोड़ में तब्दील होगा या फिर नहीं, इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टॉक के एक्सपर्ट हैं, इन डेप्थ एनालिसिस देते हैं, मार्केट के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, डेकेड से, दहाइयों से इनकी, अगर मैं कहूं कि ये दूसरी पीढ़ी है और इनके बाद जो तीसरी पीढ़ी है वो भी स्टॉक में, फाइनेंस में काम कर रही है। और जितना इनका तजुर्बा है, जितना इनका तज्जिया है और जितनी इनकी रिसर्च है, इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई इस सवाल का जवाब दे सकेगा। आप सबकी पेशे खिदमत हैं जवाद हफीज साहब, PSX और स्टॉक एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक सर पहले तो बताइए कि कब हम करोड़पति बनने वाले हैं? इसको पाकिस्तानी आवाम खरीद रही है, ईरानी ये करोड़ का नोट, बड़ी ऑब्सेशन इस वक्त बनी हुई है। सर 8,000, 10,000 की। ये जो करोड़पति है, ये करोड़पति बस आप कागजों में बन सकते हैं। प्रैक्टिकली ये करोड़ इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखें गैम्बलिंग जो होती है किसी भी फॉर्म में, स्पेकुलेशन एक अलहदा वर्ड है, गैम्बलिंग एक अलहदा वर्ड है। और ये आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है लालच लोगों के अंदर है। अगर आप दुनिया में जाके इसको मैं रिलेट करना चाहूँगा, ट्यूलिप मैनिया आप लोग गूगल कर सकते हैं कि हॉलैंड में एक ज़माने में ट्यूलिप की जो जिसे आप कहते हैं इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई कि एक ट्यूलिप मकान की कीमत तक पहुंच गया। और फिर लोग उसमें बर्बाद हुए। एक फूल। फूल। और लोग फिर उसमें ट्यूलिप मैनिया इसे कहते हैं, इसे दुनिया का पहला पंप एंड डंप कहते हैं, इसे दुनिया की पहली आर्टिफिशियल आप कह लीजिए कि जो रिकॉर्डेड हाइप क्रिएट की गई। तो उससे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, उससे मैं आपको कहूँगा कि आप रिलेट करें इसको। और ये इसी तरह जो है वो लोग करोड़ से ऑब्सेशन बढ़ा है लोगों का। अगर चंद चंद हज़ार रुपए में करोड़ का लफ्ज लग जाए तो मेरा ना जिन ही मजा ले रहे हैं। वैसे मैं नहीं, मतलब लोग क्या सोचकर खरीद रहे हैं? वो क्या सोच रहे हैं कि वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी? देखिए क्या नजर आ रहा है इस वक्त? अगर आपको मैं आपको मसाले इसीलिए प्रैक्टिकल दे रहा हूँ कि आपकी मेमोरी जो है वो फ्रेश हो जाएगी। आपको याद है एक बार एक हाउसिंग स्कीमें थी जिनका फॉर्म लेने के लिए 500 रुपये और 5,000 रुपये, और आपको पता पुलिस आ जाया करती थी और डंडे लगते थे। और अब वहाँ पे प्लॉट कोई नहीं खरीद रहा उन्हीं जगहों पे। तो ये एक आर्टिफिशियल, जब आप एक ऐसी एक फोमो क्रिएट कर देते हैं, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं ना रह जाऊँ, सब ने कर लिया मैं ना रह जाऊँ। तो वो जो हाइप क्रिएट हो गई है वो बड़ी फ़नी है। और फिर थोड़ा सा हम लोग जो है वो मजहबी मामलात के अंदर भी ज़रा जज्बाती हो जाते हैं। ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा मुस्लिम भाई है, लेकिन जो इकोनॉमी है, फाइनेंस है, वो तो रियलिटी पे चलता है ना सर। एग्जैक्टली अच्छा सर, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं आपसे आखिर में करूंगा कि इस वक्त हमें करेंसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई भी करेंसी सर ये मजबूत कैसे होती है, इसकी मांग बढ़ती कैसे है? ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की और ये लोगों को समझ होनी चाहिए।
हमारी जो बेसिकली किसी भी मुल्क की जो पैदावार होती है, जैसे आप किसी घर को समझ लें, एक घर समझ लें और उस घर में समझ लें कि 3 बेटे पैसे कमा रहे हैं, वो बैंक में नौकरी कर रहा है, किसी की दुकान है, किसी का कोई और कारोबार है और एक बेटा अमेरिका में है। तो जो लोग आप डोमेस्टिकली वो पैसा बना रहे हैं, वो अपने घर में ला रहे हैं, उसको कहते हैं जीडीपी। और एक अमेरिका से बेटा है या किसी भी फॉरेन मुल्क से, नॉट स्पेसिफिकली अमेरिका, ईरान में कह लेंगे, लोगों को ईरान ज़्यादा अच्छा लगता है, वो वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो जीएनपी बन जाएगी, यानी टोटल वेल्थ इस घर की कितनी है। अब जो मॉडर्न वे है, उसमें आपकी जो करेंसी है वो उस हिसाब से कैलकुलेट होती है और उसकी मार्केट वैल्यू दूसरी, बट है एक तरह का बार्टर ही। पहले सोने से ये रिलेट होती थी, अब इसको जीडीपी जीएनपी से, यानी जितनी आपकी ग्रोथ उसमें हो रही है तो करेंसी स्ट्रांग होती जाएगी। इसके साथ आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी मुल्क की जिसकी इंपोर्ट ज़्यादा होगी, वो बाहर से चीज़ें मंगवाएगा, तो उसकी करेंसी नीचे जानी शुरू हो जाएगी। और ऐसा मुल्क जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, चाइना हमारे सामने है, जापान हमारे सामने है कि वीक होती थी करेंसीज, स्ट्रांग होती जा रही हैं। तो ये करेंसी जो है ये आपकी पैदावारी सलाहियत से रिलेटेड होती है। ठीक है, मतलब जितनी पैदावार आपकी अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो करेंसी मजबूत होगी, इंपोर्ट ज़्यादा होंगी तो करेंसी उतनी वीक होगी। तो इस वक्त आप ईरान को कैसे देख रहे हैं? अगर उनके ऊपर से सैंक्शंस हट जाती हैं तो क्या करेंसी मजबूत हो सकती है, या क्या आपको इस वक्त ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो प्रैक्टिकल सिचुएशन जो है, ईरान खुद जो कह रहा है, जो खुद फिगर्स दे रहा है कि 40,000 से ज़्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 270 अरब अमेरिकी डॉलर वो कहते हैं इस जंग में उनका नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है। 270 बिलियन। 270 बिलियन ये फिगर्स ईरानियों के ही दिए हैं, नेगोशिएशन के लिए दिए हैं, जो भी अभी बातचीत चल रही है सारी, ये सारे के सारे मैं उनके फिगर्स बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना, या तो कोई न्यूट्रल थर्ड पार्टी उसका को ऑडिट करे और पता चले। तो आप इसको जो भी 270 बिलियन डॉलर आप समझें, आप कोई भी ऐसा मुल्क, पाकिस्तान के ऊपर जो है उससे कर्जा इससे काफ़ी कम है, तो अगर 270 बिलियन डॉलर का तो नुकसान हो चुका है, अब जो नुकसान हो चुका है, जो इदारे, जो फैक्ट्रियाँ, जो कारोबारी, जो प्रोडक्शन ख़राब हो गई है, उसको ठीक करने में कितना पैसा लगेगा, कितना वक्त लगेगा, ये भी लोग कहते हैं थंब रूल वाइज कि इट विल टेक 20 ईयर्स टू रीबिल्ड। जहाँ पे आज खड़ा है या फिर इस जंग से पहले खड़ा था, तकरीबन 20 साल लग जाएंगे उन्हें उस जगह तक रिपेयर करते करते। उस इंफ्रास्ट्रक्चर तो को आप खुद अक्लमंद हैं कि किसी भी खुदा ना खास्ता मुल्क के अंदर ऐसी कोई जब वाक़या हो जाता है, मेरी तमाम तर हमदर्दी, तमाम तर मोहब्बत अपने इस्लामी मुल्क ईरान भाई के भाइयों के साथ है। वो हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानी। नो डाउट। तो वो चूँकि मुसलमान हैं, लेकिन हक़ाइक़ हक़ाइक़ हैं, उनको तो नहीं बदला जा सकता। कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन हम ज़ाहिर सी बात है नहीं दे सकते। गरीब आवाम जो इतना भी जज्बाती होकर अगर हम रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे, तो फिर अब मैं समझता हूँ कि नुकसान उसका हम ही होगा। 2200 जो है वो 2200 भी कोई बेंचमार्क नहीं है। 2200 एक वो रकम होगी कि जो आखिरी ट्रांजैक्शंस ऑफिशियली होंगी उसमें रिकॉर्डेड होगी। अच्छा, अब एक और मैं सवाल करना चाह रहा था, ये तय कौन करता है कि 8,000 का बिकेगा, 10,000 का, 12,000 का, ये इसका क्या मैकेनिज्म सर, ये सप्लाई एंड डिमांड, जैसे मैंने आपको बताया, अब होता क्या है, कई कई हुकूमतें, जैसे हमारी हुकूमत ने भी कई बार ऐसा किया है कि जब आपके पास डॉलर स्टेट बैंक के पास कम होते हैं, तो आप क्या कहते हैं, अब नहीं है ये, पहले एक दो बार हुआ है कि आप गवर्नमेंट को कहते हैं अगर आपने इंपोर्ट करनी है तो आप ओपन मार्केट से डॉलर खरीदें, डॉलर खरीद कर बैंक के पास जमा कराएं, जब आपकी एलसी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डॉलर स्पेयर नहीं है। तो वही बात, जब इंपोर्ट ज़्यादा होगी तो आपका रुपया नीचे जाएगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो आपका रुपया ऊपर जाएगा। यानी आप, बड़ी सिंपल सी बात है ना। मतलब वो डॉलर्स में पे करेंगे, आपकी करेंसी में। इसको मैं इस तरह समझा दूं कि आपके घर का खर्चा बढ़ता जाएगा तो आपके घर के अंदर जो कैश रिजर्व है वो गिरना शुरू हो जाएगा जी। और अगर आपकी आमदन बढ़ती जाएगी और अखराजात कम होते जाएंगे तो आपके जो कैश रिजर्व है वो बिल्ड होते जाएंगे। अगर उनको हम डॉलर रिजर्व कर लें तो मुल्क कैसे ऊपर जाएगा। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने समझाया। अच्छा, अभी सर आपको क्या लगता है ईरानी करेंसी से क्या क्या मजीद फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? ये जब भी चीज़ें सेटल होती हैं, जंग ख़त्म होती है, हो सकता है कि वो नोट ही बदल दें, और वो बदल देना चाहिए भी। और किस लिए लोग नोट जो हैं वो बदलते हैं, इंटरनेशनली करेंसीज जो हैं उनको किस लिए बदला जाता है? उन्हें इसलिए बदला जाता है कि इस तरह के जब हालात होते हैं तो बहुत ज़्यादा नोट आपके स्मगल हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, जंग में बहुत सारी जगहों पे आपसे निकल जाते हैं। तो आप उसको अपनी एक तो इकोनॉमी का रीस्टार्ट करने के लिए आप कोशिश करते हैं कि आप नोट ही बदल दें। तो अगर वो नोट बदला गया तो पाकिस्तान में तो वो कोई खर्च होगा नहीं,
वो तो इंडिया में भी, जैसे अगर आपको याद हो, उन्होंने एक बार अपना नोट जो बड़ा नोट बंद किया था और नोटों को बदल दिया था ओवरनाइट, तो बैंकों से लोग जो ब्लैक के पैसे थे वो चेंज नहीं करवा सके। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह का कोई हादसा जो है, क्योंकि देखें ना, अगर मैं इस तरह से सोचूं कि अगर इतनी करेंसी बाहर निकल गई है और अनडॉक्यूमेंटेड निकल गई है, तो मेरे लिए तो इजीएस्ट वे है, वो तो मेरे नंबर से निकल गए ना पैसे। एग्जैक्टली। वो तो एक तरह से इनडायरेक्टली आपने ईरान को चंदा दे दिया ना, वो तो पैसा उधर चला गया। अगर आज वो कल नोट बदल देते हैं और आप नोट नहीं एक्सचेंज कराने की पोजीशन में, पहली तो बात ये है कि आप उसे वापस कैसे लेके जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप वापस ले भी गए, तो दूसरी बात ये है कि उसको किस बैंकिंग चैनल के थ्रू जो है वो आप वापस चेंज कराएंगे, कराएंगे। हाँ कि यार ये अभी वापस कर, ये मैंने अभी ब्लैक में लिया था। ब्लैक में लिया था और स्मगल किया था। Smuggle किसी भी मुल्क की करेंसी एक ख़ास हद से ज़्यादा बाहर ले जाना स्मगलिंग के ज़ुमरे में आता है कि आप करेंसी उसकी स्मगल। पाकिस्तान में भी आपको पता है ना कि आप बाहर जाते हैं तो नोट एक हद से ज़्यादा कैश नहीं ले जा सकते, पाक रुपये भी। एग्जैक्ट। तो ये स्मगल करेंसी है, तो स्मगलर्स ही यूज़ कर सकते हैं इसे। इसमें जोसेफ फायदा किसको हो रहा है फिर? ये फ़ायदा सर बेचने वालों को हो रहा है, जो कहीं ना कहीं से मुझे तो ये लगता है कि उसकी ऑथेंटिकेशन भी, ये बहुत सारे तो जल्द ही कहीं ना सर्कुलेशन में हों। क्योंकि देखें ना, जब हम डॉलर की बात करते हैं तो हम किसी बैंक के पास जाके चेक करा लेते हैं, हम रुपये की बात करते हैं हम चेक करवा सकते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है, मुझे ये शक पड़ रही है कि ये जाली नोट भी अंदर चल रहे होंगे। जाली नोट भी वो अब कैसे चेक कराएंगे, मतलब देखे ना एग्जैक्टली कोई, हाँ यहाँ पर तो वो ऑफिशियल इस तरह का कोई है भी नहीं मैकेनिज्म। डॉलर हो जाते हैं, पाकिस्तानी रुपए हो जाएंगे, वेस्टर्न यूनियन या उनके थ्रू आप चेक करें। जहाँ तक मेरा इल्म है, मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, रसीद के साथ कोई मनी चेंजर आपको ये चीज़ें दे रहा है। क्योंकि जिस तरह आप करेंसी की हाइप बता रहे हैं, जी जी। तो उसका मतलब तो ये है कि ये बोरियों में भर के आ रहे हैं। और जैसे पहले पहले अब वो जो बोरी में भर रहा है, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आइडियल सर्कमस्टांसेस है जाली नोट चलाने के लिए। अच्छा, आम सरमायाकार अगर एक गरीब आदमी है, वो ये नोट खरीदता है, उसको मतलब इससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल। इसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती भी है, तो फिर वो जो एक, जिस तरह मैंने स्टार्ट में सवाल किया था करोड़पति का, तो अगर मैक्सिमम अगर कोई होता भी है तो कितना इसमें सर फायदा हो सकता है? कोई करोड़पति वाली तो बात आप भूल जाए। एक चंद 100 का परसेंट, कितना 5% का फर्क पड़ जाएगा, 2% का फर्क पड़ जाएगा, 3% का फर्क पड़ जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी 100 रुपया जो 1000 रुपया बन जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये नहीं होगा। नहीं नहीं, ये कभी दुनिया में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। देखिए सर, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी ना, हमारे हज़ार इख्तलाफात सही वेस्ट से, हमारे हज़ार इख्तलाफात सही अमेरिका से, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि वो तरक्की में हमसे तेज़ हैं, अक्लमंद हैं, आगे हैं। तो मेरे ख्याल में तो इस वक्त ट्रंप साहब ने जब कोई चीज़ नहीं छोड़ी दुनिया के, फिर तो सबसे ज़्यादा रनी डॉलर वो खुद खरीद रहे होते। ऑयल आप देखें ना, एक एक ट्वीट के ऊपर वो गेम बन रही है। एग्जैक्टली, वो पूरी oil की दुनिया market में से है। ये कहते हैं कि इनका ट्रायल करें जी, इनको जो इनसाइड ट्रेडिंग है कि ये एक कहते हैं हम तबाह कर देंगे, डॉलर 115 पे चला जाता है। 5 मिनट बाद कहते हैं वो अच्छे लोग हैं, वो 90 पे आ जाता है। अब 100, अब ज़रा इसको आप समझें, ट्रांसलेट करके मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आपने 115 पर कोई चीज़ बेची, आप ये समझिए 1,15,00,000 रुपए पे आपने कोई चीज़ बेची और 90 लाख की आपने 5 मिनट के बाद उसको दोबारा वापस हासिल कर लिया, सौदा कंप्लीट हो गया ना, आपने अपना स्टॉक पूरा कर दिया, जिसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। उसके लिए आपके पास होना ज़रूरी नहीं है ऑयल। आपने 115 पे शॉर्ट किया, 90 पे कवर कर लिया 15 मिनट के अंदर, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें आपने 25 से 30% कमा लिए। तो वो जो इतने बड़े प्लेयर हैं क्रिप्टो के और इन चीज़ों के, तो मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा फिर ईरानी वो जो है वो रुपये वो लोग खरीद रहे होते हैं। तो सर इसके अंदर मतलब ईरानी करेंसी खरीदने के अंदर रिस्क है, नुकसान हो सकता है। मेरे ख्याल में तो सिर्फ नुकसान ही हो सकता है, लेकिन अगर किसी की किस्मत अच्छी हो तो शायद कोई 2-3% बना ले। अच्छा, ये सर एक शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन इसे हम कह सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो ज़ाहिर सी बात है आप नहीं कहेंगे। मैं इसको इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही नहीं कहूँगा, मैं इसे ये कहूँगा कि जैसे लॉटरी की टिकट खरीदने का कोई बंदा लॉटरी खेलता है ना, वो आप अभी बल्कि वो एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक आया हुआ है सीज़न मटका किंग, जिसमें वो जुआ कराने का, ये जो इंडिया में मटका खेलते हैं ना कि वो ताश के, इट्स अबाउट गैम्बलिंग। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसको मटका किंग से आप रिलेट कर लें। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग। लॉटरी भी इसे नहीं कहना चाहिए, कोई लॉटरी भी मतलब 1-8% चांस है सिर्फ। वो भी है, अब दिल की तसल्ली है। मेरा नहीं ख्याल कोई चांस है। मुझे जो सबसे बड़ा फियर इस स्टेज के ऊपर लग रहा है ना, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, जो मैंने फाइनेंस में, मैं करेंसी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा फियर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि नोट ही जाली होंगे ये, और ख़ास तौर पे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है पाकिस्तानियों के साथ, थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ जिससे आपको मज़ा आएगा बात समझने में। अभी कुछ दिन पहले एक मशहूर क्रिकेटर हैं हमारे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा,
ठीक है सर, ना। आप हमेशा नाम नहीं लेते। सर बुरी बात है, किसी का पर्दा रखना चाहिए। उनके बच्चे जो हैं, बेटा कोई था उनका, वो कोई एक्टिव था दुबई में। अब दुबई में उन्होंने क्या किया कि और सारे ट्विटर से, और वो कहते हैं वो अमाउंट करोड़ों में नहीं अरबों में है, कलेक्टिव जो अमाउंट है। उन्होंने वहाँ किसी कंपनी में, इसी तरह की इन्वेस्टमेंट कंपनी में कहा कि जी आप पैसे लगा दें और वो आपको मंथली जो है वो 10%, 12%, 15% को अनरियलिस्टिक किस्म का उनको सब्ज बाग दिखाएगा। हाँ, अब होता है ऐसे केसेस में है कि जब आप रिपोर्ट भी नहीं ना कर सकते, अगर तो पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें आपने मुझसे कहा, मैंने आपको चेक दिया, पेमेंट दी, उसका रिकॉर्ड है। अब हुंडी हवाले के ज़रिए जो पैसा जाता है, उस पैसे का कोई आप क्लेम नहीं कर रिकॉर्ड, सकते। क्लेम, ट्रैक डाटा कुछ भी आप नहीं। उन तमाम जो प्लेयर्स हैं, मुमकिन है उनके पास वहाँ पे पड़ा हो पैसा, या यूरोप अमेरिका में पड़ा हो, उन्होंने उसको कैश पेमेंट जो है पहुंचा हुंडी दिया, वहाँ हवाला पे के दे दिया। ज़रिए भेज दी। अब वो बंदे वहाँ से टेलीफोन बंद करके गायब हो गए हैं। अच्छा, दुबई में ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। मैं आपको ये बात बताऊँ, लोगों को बड़ा गलत फहमी है कि दुबई में बड़े फेयर लोग हैं। दुबई में फ्रॉड सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? अच्छा, हमने तो सुना सबसे सेफ मैं दुबई आपको है। बताता हूँ ना, ये जो फ्रॉड के लिए वो सबसे कंड्यूसिव जगह है। कैसे कंड्यूसिव जगह है? कैसे? जैसे आप समझिए, आप अपने दोस्तों के साथ मरी गए हुए हैं, एक स्कूल गया हुआ और दूसरा स्कूल गया हुआ है, और स्कूलों का तो फिर कोई अता पता होता है ना कि बच्चे स्कूल से पढ़ रहे हैं, बल्कि कहीं घूमने फिरने लोग गए हैं, और वहाँ कोई वो सोने की किसी चीज़ की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और वो बाद में जाली निकलता है। तो आप उसे ढूंढोगे कहाँ? दुबई में दूसरे नेशनल के लोग आए हुए हैं, उसमें एक रशियन आया हुआ है और एक जर्मन आया हुआ है, और उनके दरमियान को ट्रांजैक्शन हो जाती है यही कि मैं मंथली इतने दूंगा, कैश ट्रांजैक्शन होती है। वो अपनी फ़्लाइट पकड़ता है और वो रशिया चला जाता है और दोबारा दुबई कभी नहीं आता। आप उसे कहाँ ढूंढोगे? किसको रिपोर्ट करोगे? कहाँ रिपोर्ट करोगे? अब ये ना तो ये, अब जैसे मैं ये मिसाल आपको दे रहा हूँ, जैसे ये ईरानी भी जो रुपयों की आप बात कर रहे हैं, ज़रा इस दोनों मामलात को रिलेट करें। पहली चीज़, हुंडी वाला के ज़रिए पैसा बाहर भेजना जुर्म है, ठीक है? आपने बाहर भेज दिया, पहला ये जुर्म किया। अब अगर आप अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे तो आपको कन्फेशन करना पड़ेगा कि मैंने पहला जुर्म किया। एग्जैक्ट। फिर उस बंदे को आपने कैश दिया। जब आपने कैश दिया तो कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। आप अब इसको मैं इधर उल्ट करके कहता हूँ कि ये करेंसी अलाउड नहीं है जो बिक रही है। आपने खरीद लिए, ब्लैक में अब खरीद लिए। मैं यही, ये ज़रा इसको ज़रा समझे, दोनों सिचुएशन को आपस में रिलेट करें। जी, जी। कि आपके दफ्तर में कोई साहब आए, उन्होंने ईरानी करेंसी आपको भेज दी। अच्छा, उन्होंने कोई रसीद, आपने कहा रसीद, उसे कहा रसीद रसूद वाला कोई चीज़ नहीं, कैश वाली मामला है, और वो नोट जाली निकल आए। आप कैसे प्रूव करेंगे कि वो असली नोट है? मैं तो यहाँ से बात शुरू करता हूँ, बढ़ना घटना तो बाद की बात है। आपके पास कोई सोर्स नहीं है कि आप तो आपने ये भी खरीदा। नहीं प्रूव कर सकेंगे कि उसने आपको दिए, किसने दिए हैं। बिल्कुल, किसने दिए हैं? क्योंकि जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो आप ख़रीदते हैं तो $5,000 इस वक्त एक बंदा ले सकता है मनी चेंजर से। तो वो आप चाहें तो उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कराएं, वो आपको डॉलर देते हैं, रसीद देते हैं। अब उसमें तो कोई जाली निकला है तो कोई आप क्लेम कर सकते हैं। जी, जी। तो मेरा ये ज़ाती तौर पे ख़्याल है, क्योंकि हमारी भी कौम की कोई इतनी अच्छी इस मामले में हिस्ट्री नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि ये जाली काम यहीं के कहीं छपे हुए, लोकली कहीं छपे हुए ईरानी रियाल जो है वो ना चल रहे हों। अच्छा सर, आखिर में आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा इस सेगमेंट के, फिर उसके बाद शॉर्टकट से हटकर ज़रा आपसे आपकी मुफीद राय और मशवरा लेते हैं। अभी जो लोग ख़रीद चुके हैं, क्या करना चाहिए? होल्ड करने चाहिए, एग्जिट करने चाहिए? मेरे ख्याल में तो जितनी जल्दी बिक, अगर तो बिक सकते हैं, आगे किसी को बेच दें। इस वक्त तो वो जिसे कहते हैं हाइप क्रिएट हुई हुई है, तो जैसे खरीदे हैं वैसे बेच के निकल जाए तो भले रहेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि हमारे यहाँ ना यू टर्न का मजाक उठता है। कोई लीडर ले ले, कोई बंदा ले ले। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपने कराची से पेशावर पहुँचना है, आपको जितनी जल्दी रियलाइज़ होगा कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप क्या काम करेंगे? पहला यू टर्न लेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। अब ये जो करेंसी है, मैं कहीं फंस गया, इमोशनल हो गया, मैं कहता हूँ मैं ही तमाम तकरीरें करने के बावजूद आपने मुझे कहीं पे थमा दिए, को 2-4 हज़ार जो भी उनके करोड़, 2-4-5 करोड़पति मैं भी हो गया, और मुझे रियलाइजेशन हो गई। अक्सर होता ही है जब इंसान को गलत काम करके आता है ना, ये गलत फैसला करके आता है, तो घर पहुँचता है तो घंटे 2 घंटे बाद बेड पे सोच रहा उसको होता है, पीछे फिल्म ख्याल चलनी आ शुरू हो जाता है। जाती है कि यार है मैं कोई गलत कर रहे हैं काम को, मेरी समझो बाहर हो गया काम। तो पहले अक्लमंद आदमी को क्या कहते हैं, जहाँ से जागो वहाँ से सवेरा, कि यार बेहतर ये है कि मैं निकल जाऊँ इस गेम से। तो मेरा तमाम तर लोगों को ये मशवरा होगा जो अक्लमंद हैं कि वो इसमें हाथ न डालें। डल गया है तो जो मिलता है ले लें, लेके भूल जाएं। गलती करके भूल जाना, उसको
और उसमें से कुछ नहीं निकलना। एग्जैक्टली अपना नुकसान ना करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे जिस तरीके से एक मुतवस्सित तबका, एक आम आदमी है, फिर एक नॉर्मल सरमायाकार है, वो तो शॉर्टकट्स के चक्रों में होता है और शॉर्टकट्स के चक्रों में सर अपना मज़े की नुकसान कर बात देते ये हैं। है कि मरता हर जगह आम आदमी है, वो स्टॉक मार्केट हो, वो सिल्वर हो, वो गोल्ड हो, वो ऑयल हो, या वो ईरानी रियाल हो, ईरानी करेंसी हो, मरता हमेशा आम आदमी है। इसलिए क्यों? हम्म। जब तक लालची जिंदा है, ठग भूखा नहीं मरता। उस वो कोशिश करता है कि मैं लॉटरी खेलूं, ओवरनाइट रिच हो जाऊं, ठीक है ना? और लोगों को उसकी इस कमजोरी का पता है। कि यार इसे चाहिए जल्दी पैसा, शॉर्टकट, और बस आ जाए सारा आ पैसा, जाए। और उस हिसाब से वो ठग मार देते हैं। और पैसा ऐसे आता नहीं है स्वाय क्राइम के। ड्रग्स, क्राइम, या अब ब्लड मनी, जिसमें आप बहुत सारी आप इलीगल एक्टिविटीज आ जाती हैं, उसके अलावा कोई तरीका ऐसा नहीं है कि आप मेहनत के बगैर या किसी जायज़ तरीके के बगैर पैसा कमा सकें। चले, आपने तो उम्मीदें तोड़ दी पाकिस्तानी आवाम की, करोड़पति वो नहीं बन सकते। जवाद साहब, ये शॉर्टकट्स के अलावा क्या ऐसा अब तरीक़ाकार है नौजवानों के लिए, सरमायाकारों के लिए, और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनके कुछ ख्वाब हैं? क्योंकि आजकल के दौर में मुझ जैसे एक तालिब इल्म, नौजवान, सारे चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, तो वो कैसे अचीव की जा सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने मेरा जब तारुफ कराया तो थर्ड जनरेशन का बताया। 1967 से मेरी फैमिली जो है वो स्टॉक मार्केट के कारोबार में। 1967 में पैदा भी नहीं हुआ था मेरे वाले साहब। फिर 1989 में मैंने ज्वाइन किया। 36 साल मुझे हो गए हैं ये काम करते हुए। पिछले जो मैंने तकरीबन 35-36 साल खुद अपनी आंखों से देखे और इनडायरेक्टली बसीरत जो फैमिली की ली, उसमें मुझे दो चीज़ें जो आम आदमी के लिए दो काम जो है बड़े कंड्यूसिव लगे। एक चीज़ तो पैदा ही अभी कुछ हुई है 10-12-15 साल से पहले, वो है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस पे हम बात कर रहे थे, जिसे हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये कैमरे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना? वी आर क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम नथिंग। अपना इल्म जो है उसको हम शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। Exactly. तो एक तो मैं नौजवानों को ये कहूँगा कि इस पे कोई पैसे इतने ज़्यादा नहीं लगते। स्किल डेवलपमेंट कर लें। जितनी स्किल इनकी अच्छी होगी उतना ये ज़्यादा चांसेस हैं इनके एम्प्लॉयड होने के। मैं कुछ अक्सर ना चैनल इस तरह के एम्प्लॉयमेंट के जो हैं उनको भी मैंने फेसबुक के ऊपर या उसके ऊपर क्लिक किया होता है कि अपडेट्स मिलती रहती है दुनिया से आपको। तो आप यकीन मानिए कि बड़ी कम, अब जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि जी गूगल की जो सर्टिफिकेशन है वो 1 लाख बच्चों को, गालबन में अखबार में पढ़ रहा था, अगर मैं फिगर गलत नहीं बोल रहा, ये इससे भी ज़्यादा है शायद, कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशंस वैसे भी बड़ी हुई हैं। आपको सिर्फ यूट्यूब चाहिए। एक तो मैं ये मशवरा दूंगा कि अपने आप को अपग्रेड करें। अब ये वो लोग हो गए जिनके पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना? ये मैं पहले भी कई अपने प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि ज़ीरो कैपिटल से कैसे पैसे बनाएं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग है, हाथ है, एक फ़ोन है। फ़ोन भी समझिए मेरे पास स्मार्ट अपना नहीं है, मैं किसी दोस्त की मदद ला करके उसको साथ में लाया मैंने। देखिए, आपके हर घर के अंदर आपको पानी की मोटर चाहिए, गीज़र रिपेयर वाला चाहिए, चूल्हे रिपेयर वाला चाहिए, कितनी सर्विसेज, टैंक वाला चाहिए। आप एक सर्विस हाउस बनाएं। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनके पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, ये ठीक है जीरो ना? और जीरो रुपए जिसके पास है, मतलब जिसकी जेब खाली है यार, हर काम में वो कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए, पैसे हैं नहीं, पैसे तो हैं। ये लाजमी सुने, ये 0 रुपए वाले अच्छा, जो है। अब आप व्हाट्सएप का एक बना ले। व्हाट्सएप भी फ्री है, आपको पता है, ठीक है ना? व्हाट्सएप फ्री, नेट तो हर जगह पर अवेलेबल हम होता है, जी, और एक मोबाइल भी वो भी available फ्री होता है। मोबाइल भी मैंने कहा आपके इतने गरीब हैं कि वो भी नहीं है तो किसी दोस्त के पास स्मार्टफोन है तो आप उसमें ग्रुप बना लें। उसमें आप मोहल्ले में लोगों को आप कार्ड नहीं छपवा सकते। 150 रुपए की, 200 रुपए की ना मोर बन जाती है स्टैंप। स्टैंप पे अपने नंबर लिख के आम रद्दी के कागज़ की पिछली साइड पे स्टैंप लगा के लोगों के घरों में दे दे, मस्जिद के बाहर दे दे उस इलाके के, कि भाई आप अपनी इसी सर्विस हमसे कराएं, फलानी चीज़ हमसे कराएं। अब आपने दूसरी तरफ करना कैसे है? आप मार्केटों में जाएं, प्लम्बर बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ तय करेंगे काम हम देंगे, चार्जेस हम ऑनलाइन वसूल करेंगे, इजी पैसा पे कर सकते हैं, मोबाइल लिंक पे कैश कर सकते हैं। शुरू में जब छोटे लेवल पे आप साथ लेके प्लम्बर जा सकते हैं, तुम्हें हम इतनी परसेंट देंगे, इतने परसेंट हमारा कट होगा। ठीक। अब आप ये देखिए, एक सर्विस हाउस बन गया और उसमें जितनी चीज़ें चाहें आपने ऐड करते जाएं। सिर्फ आपको एक व्हाट्सएप नंबर चाहिए और आपको बैक एंड पे उस इलाके के जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह हैं उनके साथ आपको कॉन्टैक्ट चाहिए, कोऑर्डिनेशन, ठीक है? और वो भी अगर आप चाहें तो ये गूगल शूगल के ऊपर नंबर डाल दें तो ये खुद भी
सर्च में आ जाते हैं। ऐसे ही है। अगर आप एसईओ करनी सीख लें, बंदे ही करते हैं ना एसईओ, जो आप पैसे दे के कराते हैं, तो आप अपनी एसईओ खुद भी कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट लेवल आ गया कि थोड़े बहुत कुछ किसी के पास पैसे हैं, 50,000 हैं, 10, लाख 20, है, 30, 40 1.5 लाख हज़ार है, ठीक है ना। हम्म। अब जैसे माशाल्लाह मैं आपकी मिसाल दे रहा हूँ कि आपके लेवल पे एक बंदा, मतलब आप तो एक बड़े लेवल पे स्टूडेंट है, अभी वो आके मैं भी स्टूडेंट नहीं, वो मतलब जूनियर लेवल पे एक स्टूडेंट बिल्कुल शुरू हुआ है और वो एक डिपार्टमेंट में गया है। सर वो माइक किसी से पकड़े, वैसे तो चंद हज़ार रुपए के मिल जाते हैं माइक, बोया शोया, ये कंपनियां जो छोटी हैं, इनके मेरे ख्याल 5-5, 4-4, 5-5 हज़ार के माइक हैं। फ़ोन मोबाइल उठाएं, आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना शुरू कर दें, लोगों की कोई उनकी कोई प्रोडक्ट की कोई ऐड बना दें, कोई चीज़ बना दें, कोई कुछ कर दें, तो आप ये देखेंगे थोड़ा सा जो नॉलेज है उससे आपको एक अच्छा खासा पैसा बनना शुरू हो जाएगा। देखिए ना, आप अच्छे खासे, हर बंदे को वेबसाइट चाहिए, हर बंदे को सोशल मीडिया, आप जिनका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना हुआ, आप उनके अकाउंट का ये पैकेज 2-4-5 हज़ार का रख देना, तो बहुत से लोग आपको उसकी भी फीस पे कर देंगे कि यार मेरे सारे अकाउंट ही बना दो बैठ के। उसके बाद उसमें छोटा मोटा कंटेंट डालना शुरू कर दें, उसको एक्टिवेट करना शुरू कर दें। एक छोटा इलाके का आपका कोई मेडिकल स्टोर है, कोई आपके इलाके में कोई दही दही भल्ले बेचने वाला है, कोई चीज़ करने वाला है, उसको बताएंगे जिसके फ़ायदे हैं, टिकटॉक डालनी शुरू कर दें उसकी। तो ये आप बिल्कुल यानी पैसे के बगैर। अब आ गया थर्ड ईयर, जिनके पास कुछ अर्निंग है, उनको तो मैं यही कहूँगा कि स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट प्लेस कि जहाँ आप 2-3-4 हज़ार रुपए से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप पहले आजमाओ, फिर बड़ा सरमाया लेकर आओ। 25-30 हज़ार रुपये अगर आज के दौर में कोई बंदा उसको सरमाया कहे, देखिए 1 महीने की किसी भी लोएस्ट जॉब की भी सैलरी है ये, मेरा ख्याल है। ऐसे ही है, इंटर्नशिप पे अब तो इतने हाँ, मिल जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट जो है 25-30 हज़ार रुपये इकट्ठे नहीं कर सकता अपने रिसोर्सेज से। उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, जब उसको काम आ जाएगा वो अपने फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट ऑपरेट करने के, उनसे ऑपरेशन फीस ले सकता है। कहे जी पैसा, आप किसी का पैसा ना पकड़ो। अच्छा, आई रिमेम्बर वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, वो भी यही करता था। उसने स्टॉक के अंदर मार्केट को एग्जामिन किया, कोई 4-5 महीने, 6 महीने, साल तक वो इन्वेस्ट करता रहा, और उसके बाद फिर उसने अपने दोस्तों को कहा कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट करवानी है, पैसे मुझे दो, उसकी परसेंटेज नहीं, ये ना जो करें, प्रॉफिट आप आएगा। ये ना करें, कभी भी ना करें, पैसे किसी के ना पकड़ें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसमें लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई और वो चीज़ होगा। आप उसको कंसल्टेंसी फी दें कि यार आप पैसे अपने अकाउंट में रखें, मैं आपके साथ आपको अकाउंट ऑपरेट करवा देता हूँ कि ये ले लो, ये बेच लो, और मैं उसकी मंथली आपसे 2,000, 4,000, 5,000, जो भी जितना वो साइज़ है, और उसमें से जितनी जस्टिफाई या प्रॉफिट की परसेंटेज आप तय कर सकते हैं कि यार इसमें से 20% मैं ले लूँगा, कैपिटल भी तुम्हारा, अकाउंट भी तुम्हारा, कंट्रोल भी तुम्हारा। तो वो मेरा ख्याल है एक बेहतर तरीका है अगर आप सीख चुके हैं। स्टॉक में मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बेस्ट है। आखिर में सर, मैं जाते जाते ये भी आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो लोग सोने में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, चांदी में इन्वेस्ट किया, वहीं पर वहीं आकर खड़ी हो गई है, कभी पेट्रोल में भी हमने जिक्र किया, पेट्रोलियम में इन्वेस्ट करें, तो ये इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? नहीं, इनकी इन्वेस्टमेंट को मैं दोनों चीज़ों को आपको थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ कि स्पेकुलेशन में और कैलकुलेशन में क्या फ़र्क होता है। जो कोई भी बिजनेस खड़ा होता है, कोई बिजनेस, ये कैमरे की मिसाल नहीं बना रही कंपनी, वो कह रही है जी मुझे 100 का ही पड़ रहा है यूनिट का, आप डॉलर पाउंड करेंसी कोई भी कर लें, और इतने का ये बिक रहा है, 10%, 15% एक मार्जिन रख के 100 की चीज़ 115 में, वो 1 करोड़ है तो 1.25 करोड़ में वो बेच रही है। ठीक है, ये है प्योर कैलकुलेशन। अगर उसको वारा नहीं खाएगा वो नहीं बनाएगा। दुकानदार है, वो पीछे से चीज़ नहीं उठा के लाएगा, वो कहेगा यार ये तो बिकती नहीं है, इतने की बिकती है, मुझे कुछ बचता नहीं है, मैं नहीं करता। तो हमेशा काम कैलकुलेशन वाला करो। अब स्टॉक मार्केट के हम यूँ हमायती होते हैं, मैं क्रिप्टो में काम बिल्कुल नहीं करता, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। आपको याद है पिछली बार भी चाचा क्रिप्टो, एक दिन कहता मिलियन डॉलर पे चला जाएगा, अगले दिन कहता मैंने अपने बेच दिए हैं। भाई अगर मिलियन पे जाना है तो तुमने क्यों अपने बेच दिए हैं? तो ये अफसानवी बातें। गोल्ड सिल्वर का ये है, देखिए गोल्ड एक रियलिटी है, दुनिया में हमेशा उसकी एक हकीकत रहेगी, मुल्क वो ख़रीदते हैं, लेकिन उसके हमारे पास कोई फंडामेंटल तो हमारे पास नॉलेज नहीं है ना, कोई रिपोर्ट तो नहीं छप रही जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। वो तो प्योरली स्पेकुलेशन, सप्लाई डिमांड पर है। आज चाइना अपना गोल्ड बेचना शुरू कर दे तो वो धड़म से गिरेगा, और अगर आज वो उठाना शुरू कर दें तो ऊपर चढ़ेगा। सो गोल्ड सिल्वर में आपके पास कोई कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है। ये मैं कहूँ कि एसेट क्लास नहीं है, एसेट क्लास है, बट मैं इसको बहुत रिस्की एसेट क्लास मानता हूँ। इसी तरह ऑयल जो है, आज आप ईरान का ऑयल खोल दें, सऊदीया के लिए आसानी कर दें ऑयल की, तो ऑयल की प्राइस नीचे आनी 60 पे आ जाएगा।
और यही हालात रहे तो कहते हैं 150 पे चला जाएगा, 200 पे चला जाएगा, ये जंग बंद ना हुई। ऐसे ही तो अगेन इसके फैक्टर्स हमारे पास नहीं है। कैलकुलेशन पे आगे फर्स्ट करिए, रोड के माइक लगे हुए हैं, हम रोड की बात कर लें, अगर ये लिस्टेड कंपनी है, टोयोटा की बात कर लें, किसी कंपनी की बात कर लें, तो 90 दिन में हमें पता है कि उसने कितनी गाड़ियां बेची हैं, कितने माइक बेचे हैं, पर माइक उसका कितना प्रॉफिट है, वो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब स्पेकुलेशन के बजाय कैलकुलेशन पर वो जो कि आपको फिजिकली एक नजर आ रहा है, जी एक रजिस्टर्ड बिजनेस है बिल्कुल। जिसका आपने बताया कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, इतनी सेल हुई है, इतनी परचेज हुई है, इतनी उसकी प्राइस ऊपर नीचे गई है, प्रॉफिट कितना इसमें हुआ है, एक loss चीज़ कितना मैं हुआ और ऐड कर दूंगा, लोगों को ये अक्सर लोग ये कहते हैं लो जी ये तो पेपर है, ये तो पेपर है। ये पेपर तो आपकी ज़मीन और जायदाद जो आपकी अगर सखर में ज़मीन है तो उसकी रजिस्ट्री ही पेपर ही है ना। Yes. और क्या है, इट इज़ नॉट अ पेपर। फिजिकली वो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, फिजिकली वो बिजनेसेस हो रहे हैं, आप चाहें तो जाके उन्हें विजिट भी कर सकते हैं। तो आपने उसका हिस्सा, वो तो हिस्सा तो आपका जो भाई कोई दुकान होगी अब्बा जी की, दादा जी की, उसमें आज अगर 8 लोग हिस्सेदार हैं तो वो तो उसमें भी शेयर होल्डर ही हैं। तो फिजिकली वो बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं, वो कोई कागजों में नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एग्जैक्टली सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। हमारी ऑडियंस को पता लग चुका है कि अगर आपके पास 0 रुपीज़, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कारोबार कैसे करना है। दैट वाज रियली अ ग्रेट आइडिया सर, मैं खुद बड़ा इंस्पायर हुआ कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आसपास जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी वो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है या रिपेयरिंग की शॉप्स हैं, घर वालों में एक एक पैम्फलेट या फिर एक एक वो स्टैम्प हैंग आपके हैं कि हमारे थ्रू आप सर्विसेज लें। दैट वाज रियली अ ग्रेट आइडिया। उसके बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके मुतालिक भी आपने बड़ी अपनी अच्छी ओपिनियन, अपना एनालिसिस दिया। और सबसे बढ़कर करोड़पति आप नहीं बनने वाले, जो लोग ले चुके हैं वो जल्द अज जल्द उसको वापस बेच दें, या फरोख्त कर दें, यहाँ क्यों भी रिकॉर्ड नहीं है। मजाक में आप यहाँ पे कह सकते हैं कि दूध पत्ती आप पी सकते हैं लेकिन करोड़पति नहीं बन सकते। करोड़- सामने ईरानी में जो करेंसी है रख के दूध पत्ती पी जा सकती है। अगर वैसे वो ट्रेंड एक बना था कि मोबाइल्स के पीछे आपने वो नोट लगाने, तो हाँ उसके लिए आप ले रहे हैं, या फिर वैसे ही अपने पास एक यादगार के डेकोरेशन होगी ना। डेकोरेशन होगी एग्जैक्टली, लेकिन इन्वेस्ट नहीं करना आप। तो इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। आपको हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।